यहाँ आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। के सारे सवालों का जवाब देते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट सही और सटीक राय के साथ। योर स्टॉक्स में आप अपने सवाल देखिए, हमारी हाफ स्क्रीन में एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप फोन करिए, एसएमएस करके और व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी आसानी से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सवाल पूछने का तरीका, लेकिन आज के हमारे मेहमान हैं पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे योर स्टॉक्स में। आपके पास आऊंगे उससे पहले एक मार्केट चेक ले लेते हैं। देखिए, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास यहाँ पर बाजार कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 4 दिन की गिरावट यहाँ खत्म होती हुई दिख रही है और निफ्टी फिलहाल 42 अंकों की तेजी के साथ 25,861 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी है, यहाँ पर करीब 175 अंकों की तेजी के साथ 59,104 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। वहीं सेंसेक्स में भी देखिए अच्छी तेजी यहाँ पर भी नजर आ रही है, 70 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स यहाँ पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी गेनर्स में देखिए इंटरग्लोब एविएशन निफ्टी का टॉप गेनर बन गया है, क्योंकि यहाँ पर सीईओ ने कर्मचारियों को चिट्ठी लिखी है और कहा कि 3 दिन की जो दिक्कतें हैं वो 19 साल की मेहनत पर पानी नहीं फेर सकती है। उसकी वजह से इंटरग्लोब एविएशन में 2.5% की तेजी है। हिंडाल्को देखिए करीब 1.5% की तेजी के आसपास कारोबार करता हुआ। मैक्स हेल्थ में करीब 1.5% के आसपास की तेजी नजर आ रही है। टीसीएस भी अच्छी तेजी के साथ यहां पर कारोबार करता हुआ और इन्फोसिस में भी करीब 1.25% की तेजी आप देख सकते हैं। निफ्टी लूजर्स की बात कर लेते हैं तो देखिए आज फार्मा और ऑटो शेयरों से थोड़ा सा दबाव दिख रहा है। सन फार्मा 2.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। पावर ग्रिड में भी करीब 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। एमएनएम की बात करें तो यहां पर भी 1.25% से ज्यादा की गिरावट इस वक्त देख सकते हैं। बजाज ऑटो में 1% से ज्यादा की गिरावट। एनटीपीसी में भी 1% से आसपास की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। सेक्टर्स देख लेते हैं, कौन से सेक्टर्स आज बाजार को मूव कर रहे हैं और कौन से सेक्टर्स आज ब्रेक कर रहे हैं। तो इसमें आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस में अच्छी तेजी है जो बाजार को मूव कर रहे हैं, और वही जो ड्रैग कर रहे हैं उनमें ऑटो एंसिलरीज और ऑटोमोबाइल सेक्टर से साथ ही पावर और हेल्थ केयर सेक्टर से बाजार को यहाँ पर दबाव मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं मार्केट ब्रीथ इस वक्त जो है उसमें 1195 शेयर्स यहाँ पर हरे निशान में कारोबार करते हुए और 1638 का डिक्लाइन का आंकड़ा यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, ये हो गई बाजार की बात, मैंने पूरा अपडेट आपको दे दिया है। लेकिन इस वक्त हरीश जुजारे हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश जी, 4 दिन की गिरावट के बाद अच्छी रैली यहाँ पर नजर आ रही है। गिरावट के साथ ही यहाँ पर शुरुआत हुई थी, लेकिन अब डेज हाई के आसपास बाजार पहुंच गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप बाजार की चाल को? जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया मार्केट में 2-3 दिन के इक्वाली के बाद हमने एक रिकवरी देखने मिल रहा है, जहाँ पे अगर नोटिस कर सकते हैं कि जहाँ पे एफआई का कॉल पुट रेशियो जो है वहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन वो 90 के ऊपर जा चुका है। तो उसके चलते वहाँ पे कुछ भी अगर शॉर्ट कवरिंग आता है तो मुझे लग रहा है कि जो करंट रैली है, जो शॉर्ट टर्म रैली है और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि 20 डे मूविंग एवरेज का 26,000 का हर्डल बना रहेगा। हो सकता है कि वहां तक स्टॉक इंडेक्स में उछाल देखने मिल सकता है। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है वीकली, उसके चलते वॉलेटिलिटी भी बनी रह सकती है। ओवरऑल मुझे लग रहा है सपोर्ट्स के आसपास है निफ्टी, तो एक उछाल ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और 26,000 तक निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल तक। ठीक है, ये तो हो गई बाजार सेटअप की बात, लेकिन अब अपने पहले कॉलर को जोड़ लेते हैं। पुष्पा डूंगरवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। हाय, गुड आफ्टरनून पुष्पा, कहाँ से बात कर रही हैं आप और क्या सवाल है आपका? दीपक नाइट्रेट है एट द रेट ऑफ 1950 जी, वो मेरे को बना रहना चाहिए 1 ईयर के लिए। आपका नजरिया क्या है दीपक नाइट्रेट पर? हाँ, मेरा नजरिया 1 ईयर का है। 1 ईयर का, ओके। हरीश जी, इनके पास दीपक नाइट्रेट के 10 शेयर 1975 की इनकी बाइंग है और फिलहाल 3,519 का इन्हें नुकसान हो रहा है। इनकी बाइंग है 1975 की और 1622 के लेवल पर फिलहाल कारोबार करता हुआ। आज के सेशन में करीब 1.5% के आसपास की तेजी है, लेकिन पिछले 1 साल में तो 38% से ज्यादा ये गिर चुका है। 1 साल का नजरिया ये रख रहे हैं, क्या करना चाहिए इन्हें दीपक नाइट्रेट पर? यहाँ से निकल जाए या थोड़ा वेट करे, अच्छे लेवल्स दिख सकते हैं? बिल्कुल, अगर देखा है तो देखिए केमिकल स्टॉक्स में कहीं ना कहीं हमने लगातार गिरावट देखने मिल रहा है। उसमें से अगर बहुत चुनिंदा स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम है, लेकिन अगर दीपक नाइट्रेट की बात करते हैं बिल्कुल लगातार एक डाउन ट्रेंड में है। ऑलमोस्ट
2024 से लेकर लगातार स्टॉक प्राइस का कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में देखते नजर आ रहा है। तो एक इमीडिएट सपोर्ट्स थे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1670 1680 के आसपास। तो वो लेवल जो है रिसेंटली डाउन दिया था स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक छोटे से पुल बैक रैली बिल्कुल देखने मिल सकती है, लेकिन जो भी है 1700 तक की मुझे ऊपर के लेवल नजर आ रहे हैं। तो अगर ये लेवल अगर मिल जाते हैं, मुझे लग रहा है कि इनको एक बार शॉर्ट टर्म एग्जिट कर सकते हैं पोजीशन, और फिर से एक बार रिविजिट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल बाउंस देखने मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चार्ट के देखा है तो एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है। तो उसके चलते जो भी उछाल आता है वहां पे एग्जिट कर सकते हैं इस स्टॉक से। ठीक है, लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहाँ पर अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो एक अगर यहाँ पर राइज आता है शेयर में तो यहाँ पर एग्जिट की सलाह आपको मिल रही है दीपक नाइट्रेट पे। चलिए बढ़ते हैं आगे, और वेंकट राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाय वेंकट, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? Good morning. I am from Venkat Rao from Hyderabad. यस। I want technical advice for these shoe shares. I purchased BHEL shares at 310 rupees, 630 number. Okay. And Divis Labs at 6810, 6810. ओके, Please, I am in loss. Please kindly, at what price can I average more quantity? Please kindly guide, please. ओके वेंकट, आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। हरीश जी, इनके पास दो शेयर है, BHEL भेल के 630 की क्वांटिटी में शेयर्स है और 310 की इनकी बाइंग है। उसी के साथ डिवीज लैब के इनके पास 800 की क्वांटिटी में शेयर्स है और 6810 के रुपए पर इन्होंने खरीद रखे हैं। भेल में इन्हें थोड़ा सा नुकसान होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, करीब 22,000 से ज़्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं। अगर भेल की बात करें तो आज भी देखिए 1.25% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है और पिछले 6 महीने में मामूली 9% से ज़्यादा के ही रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। साथ ही डीवीज लैब पर भी राय रखिए, 800 की क्वांटिटी में शेयर्स है, 6810 के लेवल पर इन्होंने यहाँ पर खरीदारी की थी और फिलहाल 6390 के लेवल पर शेयर कारोबार कर रहा है। एक हो गया है डिफेंस से और एक हो गया है फार्मा से, क्या राय होगी दोनों शेयर्स पर? ओके, पहले अगर BHEL की बात करते हैं, जहाँ पे देखा जाए तो देखिए रिसेंटली हमने एक अच्छा खासा रैली देखने मिल रहा था BHEL में लास्ट 3-4 हफ्ते पहले। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, और चार्ट स्ट्रक्चर पे देखा है तो लॉन्ग टर्म चार्ट भी अभी भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस था जो 270 का वो क्रॉस कर चुका है, उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि इनको बने रहना चाहिए बिल्कुल। हो सकता है कि थोड़ा हल्का सा नुकसान है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी तेजी का ही है। तो अभी फिलहाल के लिए एक सपोर्ट की बात करते हैं, पहले का सपोर्ट 270 है, अगर इसके नीचे पे चलता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन 255 के आसपास है। ये दोनों सपोर्ट्स को ध्यान रखना चाहिए और उनको बने रहना चाहिए। अगर डिप्स आता है तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर सकते हैं। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि 320 से लेकर 330 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। तो मेरा राय यही है कि थोड़ा टाइम के लिए बने रहना चाहिए BHEL में। तो डिप्स आता है तो वहां पे बिल्कुल एवरेजिंग कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है डिवीज लैब में। डिवीज लैब में देखा जाए तो एक शार्प रैली के बाद एक कंसोलिडेशन में जा चुका है स्टॉक प्राइस। फिलहाल के लिए कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन मेजर की सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि सपोर्ट 6200 के आसपास है। जब तक इसके ऊपर होल्ड है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में तेजी बनी रहेगी और ऊपर के बाद चांसेस है कि वापस 6600 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो जो इनको बने रहना चाहिए इस स्टॉक में भी, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 6200 का डिवीज लैब में। ये दोनों ही शेयरों पर आपने राय दे दी है, भेल और डीवीज लैब लेवल भी आपने बता दिए हैं, उन लेवल्स का ध्यान रखिएगा वेंकट। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाय अरुण, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है? हाँ नमस्कार मैम, मैं बिहार के डेहरी ऑन सोन से बात कर रहा हूँ जी। किस शेयर पर आज आप सवाल लेकर आए हैं? मेरे पास ITC के शेयर हैं 73 शेयर 436 के भाव पे। ओके, और मैं जानना, बहुत दिन से मैं शेयर रखा हूँ मैम, तो मैं जानना चाहता हूँ कि 6 से साल भर के इसके क्या टारगेट हो सकते हैं। ठीक है हरीश जी, यहाँ पर अरुण का
सवाल है आईटीसी के 73 शेयर्स हैं इनके पास, 436 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी की है, काफ़ी टाइम से होल्ड करके रखा है और अगले 6 से 1 साल के लिए यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। आज हल्की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ आईटीसी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्म नहीं किया है आईटीसी ने। इनके पोर्टफोलियो को देखिए तो यहाँ पर भी इन्हें 2536 का थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, क्योंकि 436 पे इन्होंने खरीदा था और आज 400 के लेवल पर आईटीसी कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए आईटीसी में? कोई आगे अच्छी रैली चार्ट्स पर दिख रही है आपको? तृप्ति जी, अगर देखा जाए, देखिए लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा हो गया स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन में है और कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। तो अभी भी फिलहाल स्टॉक में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 395 400 के आसपास ही है, लेकिन चीज ये है कि स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन के होते हुए। तो अभी भी मुझे ऐसा कुछ मेजर ट्रेंड रिवर्सल फिलहाल स्टॉक्स पे चार्ट पे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी देखा जाए तो रेजिस्टेंस देखा जाए तो 200 डे मूविंग एवरेज का 415 और 420 के आसपास ही है। मुझे लग रहा है कि इनको अगर शॉर्ट टर्म नोटिस है तो मुझे लग रहा है कि इनको एग्जिट कर सकते हैं थोड़ा भी उछाल आने के बाद। अगर लॉन्ग टर्म का पोजिशनली होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो 390 का स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा कुछ मेजर वीकनेस तब भी होगा जब 390 ब्रेकडाउन होगा, तब तक बिल्कुल बने रह सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है तो। लेकिन मेजर ऐसा कुछ ट्रेंड रिवर्सल अभी तक फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि और थोड़ा टाइम पीरियड के लिए कंसोलिडेशन में रहेगा स्टॉक प्राइस। ठीक है, थोड़े और टाइम के लिए कंसोलिडेशन यहाँ पर दिख सकता है। लॉन्ग टर्म में तो पोजीशन बनाकर चलिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर कोई उछाल आता है तो यहाँ से निकल सकते हैं आप। अगले लाइव कॉलर को जोड़ लेते हैं। वनीता चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। हाय वनीता, कहाँ से बात कर रही हैं आप और क्या सवाल है जी, आपका? मैं महालक्ष्मी से बात कर रही हूँ जी। मेरा सवाल है यूटीआई एएमसी पर। मेरे पास 20 क्वांटिटी है, 1400 प्राइस बाइंग प्राइस। ठीक है, कितने टाइम से आपने होल्ड करके रखा है और क्या नजरिया आगे के लिए रखती है? लास्ट 2 मंथ। ठीक है, यूटीआई एएमसी पर इनका सवाल है हरीश। 20 क्वांटिटी है, 1400 के लेवल पर इन्होंने खरीदा था, 5000 से ज़्यादा का नुकसान इस वक्त झेल रही है क्योंकि 1135 के लेवल पर शेयर चला गया और कोई रिटर्न यहाँ पर 1 महीना या 6 महीना या 1 साल में शेयर ने नहीं दिया है। क्या राय होगी इन्हें यूटीआई एएमसी पर? क्या यहाँ से अब निकल जाना चाहिए और किसी और जगह दाव लगाना चाहिए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए ईयर के फर्स्ट हाफ में हमें अच्छा रैली देखने मिल रहा था यूटीएएमसी में, लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में लगातार एक डाउन ट्रेंड में है स्टॉक प्राइस करेक्शन के फेज में। तो सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 1050 के आसपास ट्रेंड लाइन के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस यहाँ तक थोड़ा बहुत फिसल सकता है, लेकिन ये जो 1050 का जो लेवल से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने रहेंगे। अगर दूसरा चीज है कि मेजर जो ट्रेंड रिवर्सल अभी भी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से करेक्टिव फेज में है अभी भी फिलहाल हो सकता है कि छोटा सा माइनर बाउंस देखने मिल सकता है, जहाँ की 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस बना रहा है 1210 के आसपास। तो हो सकता है कि छोटा सा बाउंस देखने मिलेगा, लेकिन अभी तक फिलहाल के लिए बॉटम नहीं बना है। हो सकता है कि 1050 के पास टेस्ट करने के बाद रिवर्सल हो जाए देखने मिल सकता है। अगर इनका नजरिया लंबा है तो बने रह सकते हैं 1050 के स्टॉक के साथ। अगर शॉर्ट टर्म है तो 1250 के पास आता है तो एग्जिट करने की राय रहेगी फिलहाल की। ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों पर आपको वनीता जी राय सुझा दी है। लेवल्स का ध्यान जरूर रखिएगा यूटीआई एएमसी पर। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और भी हरीश को अपने शो में शामिल करेंगे। हरीश जी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप और हमारे मार्केट एक्सपर्ट हरीश जुजारे हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए अब सवालों को फिर से शो में शामिल करते हैं और इस वक्त हमारे साथ आसिक खान जुड़ चुके हैं। हाय आसिक, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, सुजलॉन से शेयर बाय किया था हमने। सुजलॉन पर आपका सवाल है जी। क्या आउटलुक रखते हैं आप आगे के लिए? आवाज नहीं आ रही। ठीक है। यहाँ हरीश जी, आसिक का सवाल है, इनके पास सुजलॉन के शेयर 1066 और करीब 52 की इनकी खरीद है। आउटलुक को नहीं बता पाए नजरिया कितने टाइम का वो रखते हैं, लेकिन देखिए आज भी हल्की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है।
एक महीने में भी करीब 9% के आसपास की गिरावट है और YTD में भी 20% से ज़्यादा की गिरावट ये शेयर्स दिखा रहा है। सुज़लॉन में इन्हें क्या करना चाहिए? एक बार शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर अपनी राय दीजिएगा। दीप्ति जी, अगर देखा जाए तो सुज़लॉन में लगातार एक डाउन ट्रेंड है। ऑलमोस्ट जून से लेके अभी तक देखा जाए तो स्टॉक प्राइस 72 से लेके 51 तक आ चुका है। लगातार एक डाउन ट्रेंड में देखने मिल रहा है। सपोर्ट के आसपास की ट्रेड कर रहा है, जो 50 से लेके 47 के रेंज में है। तो हमने बार बार देखा है कि इसी लेवल से रिवर्स होते हुए स्टॉक प्राइस, अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि इनको बने रह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन में है, डाउन ट्रेंड में है, मुझे लग रहा है कि इनको बेटर रहेगा कि अवॉइड एग्जिट, अगर जो भी उछाल आता है एग्जिट करके, क्योंकि इनका प्राइस जो है आसपास ही है। तो इसमें से एग्जिट करके जो अच्छे स्टॉक्स है वहां पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये स्टॉक में क्या है कि स्टॉक में बहुत लंबा टाइम पे कंसोलिडेशन में चला जाता है स्टॉक प्राइस, और रिवर्सल तो टाइम लग सकता है और भी। तो हो सकता है कि सपोर्ट्स के आसपास बिल्कुल है स्टॉक प्राइस, लेकिन टाइम के हिसाब से मुझे लग रहा है कि और थोड़ा कंसोलिडेशन में हो सकता है स्टॉक प्राइस। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जो है 55 और 57 के आसपास है। अगर ये लेवल्स कभी भी इनको मिल जाता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एग्जिट का सोच सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपकी खरीद भाव के आसपास ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो कोई भी छोटा मोटा राइज मिलता है तो यहाँ से आप निकल सकते हैं। सुज़लॉन पे कई सारे ऑप्शन है जहाँ आप अपना इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। हमारी अगली लाइव कॉलर है संगीता भंडारी। हाय संगीता, कहाँ से बात कर रही है आप और अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाय, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, कुछ तो टेक्निकल अड़चन आ रही हो। ठीक है। इनका सवाल GMR एयरपोर्ट्स पे है जो इन्होंने भेजा था हमें। 106 की खरीद भाव है और 5000 शेयर्स ये होल्ड करके रखे हुए हैं। GMR एयरपोर्ट्स फिलहाल 100 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और अच्छे रिटर्न एक साल में यहाँ पर दिए, करीब 22% तक के। YTD में देखिए तो 27% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, लेकिन इन्हें नुकसान हो रहा है क्योंकि 106 की खरीद है इनकी, 28,900 का नुकसान है, 5,000 क्योंकि शेयरों की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा है। हरीश जी, GMR एयरपोर्ट्स पर इन्हें क्या करना चाहिए? क्या आगे जाकर और अच्छे लेवल्स दिख सकते हैं तो फिलहाल होल्ड करके रखें? बिल्कुल, इस साल में हमें अच्छा रिटर्न देखने मिल रहे थे स्टॉक प्राइस में। ऑलमोस्ट देखा जाए तो स्टॉक प्राइस नीचे 70 से लेके ऑलमोस्ट 105 तक जा चुका है। तो स्टॉक प्राइस में लग रहा है कि एक ब्रेकआउट है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। तो हो सकता है कि ये जो रैली है, करंट रैली, और एक्सटेंड हो सकता है, जहाँ पे प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 130 का लेवल। तो ये लेवल्स एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकते हैं आगे जाके। तो इनको बने रह सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि लेकिन जो स्टॉक है जो वोलेटाइल है, तो उसके चलते मैं इनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दूंगा, क्योंकि 90 का स्टॉप लॉस बने रखना चाहिए। जब तक 90 के ऊपर होल्ड कर रहा है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि इसका अप ट्रेंड बना रह सकता है और ऊपर की ओर 130 का लेवल देखने मिल सकते हैं GMR एयरपोर्ट्स में। ठीक है, GMR एयरपोर्ट्स में एक स्ट्रिक्ट SL आपको लगाना होगा 90 का। अगर आप वो लगाकर चलते हैं तो अच्छे लेवल्स यहाँ पर 130 तक के आपको मिल सकते हैं। फिलहाल होल्ड करके रखिए GMR एयरपोर्ट्स। इसी के साथ हरीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर चर्चा के लिए और हमारे सारे सवालों को जवाब देने के लिए शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। आपको ये जो पूरा शो है ये आपका शो है, जहां आप अपने सवाल हमें भेजते हैं लाइव और हमारे मार्केट एक्सपर्ट आपकी क्वेरीज पर, आपके सवालों पर सही और सटीक राय देते हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि सवाल आपको कैसे पूछना है। तो स्क्रीन पर जो लगातार एक नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर फ़ोन करके, SMS के ज़रिए, WhatsApp के ज़रिए आप सवाल पूछ सकते हैं और साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के राजेश भोसले। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ। आपके पास आऊँगे उससे पहले एक मार्केट चेक ले लेते। देखिए, दिन की ऊंचाई पर इस वक्त बाजार कारोबार करता हुआ निफ्टी में करीब 66 अंकों की तेजी है, 25,885 के लेवल पर यह कामकाज कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो करीब 250 अंकों की तेजी के साथ 59,174 के लेवल पर बैंक निफ्टी कारोबार
करता हुआ और सेंसेक्स में भी 150 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। टॉप गेनर्स बता देते हैं इंडिगो, क्योंकि सीईओ ने एक चिट्ठी लिखी है जिससे अब भरोसा यहाँ पर लौटता हुआ दिख रहा है और करीब 2.5% की तेज़ी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। मैक्स हेल्थ में भी करीब 2.25% की तेज़ी, टीसीएस 1.5% की तेज़ी के आसपास कारोबार करता हुआ, इन्फोसिस में भी 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। हिंडाल्को में भी करीब 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है। निफ्टी के टॉप लूजर्स देखिए तो यहाँ पर आज फार्मा और ऑटो सेक्टर्स पर थोड़ा सा दबाव है। सन फार्मा टॉप लूजर है करीब 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी के गिरावट के साथ। पावर ग्रिड में भी यहाँ पर गिरावट दिख रही है, करीब 2% से आसपास की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। बजाज ऑटो में 1% की गिरावट, एमएनएम में भी करीब 1% की गिरावट है और एनटीपीसी भी 1% की गिरावट के आसपास यहाँ पर कारोबार कर रहा है। राजेश जी, 3 दिनों की गिरावट के बाद आज हमने थोड़ी सी हरियाली मार्केट में देखी। हालांकि कमजोर शुरुआत हुई थी लेकिन अब डेज हाई पर कारोबार कर रहा है बाजार। आप यहां से किस तरह से देख रहे हैं बाजार की चाल को और क्या लेवल्स आगे आते हुए नजर आएंगे? जी नमस्कार, आफ्टरनून। देखिए ओवरऑल अगर आप निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो मिड जून से ही निफ्टी जो है एक कंसोलिडेशन मोड में है, जहाँ पे 25,700 26,200 का जो है एक रेंज हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप इंट्राडे चार्ट्स में देखें तो एक फॉलिंग चैनल पैटर्न बन रहा है, बट फॉर्चुनेटली जो लास्ट वीक का जो लो है 25,700 का, तो वो टेस्ट नहीं किया, उसके पहले ही रिबाउंड किया मार्केट ने, तो ये एक एनकरेजिंग साइन है। हायर साइड में अभी एक्सपेक्ट करें कि 26,050 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। अगर वो ब्रेक करते हैं तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है एंड फिर वहां से फिर 26,200 26,300 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो एज लॉन्ग 25,700 के लेवल्स होल्ड रहते हैं, हमारा व्यू बायस पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप यहां पर बाजार पर फिलहाल बनाकर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने कॉलर्स को अब शामिल कर लेते हैं। हमारे पहले लाइव कॉलर है जसमीत सिंह। हाय जसमीत, गुड आफ्टरनून। कहां से बात कर रहे हैं आप और अपना सवाल पूछिए। हाय मैम, गुड आफ्टरनून। मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर से। जी अपना सवाल पूछिए जसमीत। हाँ जी मैम, तो मेरे पास 2 शेयर हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज है, ओके, क्वांटिटी है 320 जी, एंड 774 का प्राइस है। ओके, और एक है, ठीक है। इनके 2 सवाल है राजेश जी। एक तो है टाटा टेक का सवाल है, इनके पास 315 क्वांटिटी है, 774 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी की है और फिलहाल 644 के लेवल पर कारोबार करता हुआ शेयर्स यहाँ पर। तो इन्हें नुकसान टाटा टेक में होता हुआ। टाटा मोटर्स पीवी के इनके पास शेयर है, 579 की इनकी क्वांटिटी है और 474 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी की थी। और टाटा मोटर्स पीवी में देखिए 346 के लेवल पर करीब 0.5% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि अभी कंपनी ने स्प्लिट किया था, जिसके चलते भी यहाँ पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हमें टाटा मोटर्स पीवी में लगातार दिख रही थी। क्या राय होगी इन्हें दोनों शेयर्स पर, टाटा टेक पर और टाटा मोटर्स पीवी पर? जी देखिए, टाटा टेक के बारे में बात करें तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट दिया है। इनिशियल आईपीओ के गेंस के बाद जो पूरा गेंस था, मोस्ट ऑफ द गेंस जो है फिजल्ड आउट हुआ है। अभी अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। हमने मई के दौरान एक रैली देखी थी काउंटर में, जहाँ पे स्टॉक 600 से 760 के लेवल तक रिबाउंड हुआ था, तो उसी रैली के ओरिजिन पॉइंट के आसपास है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि स्टॉक में एक बाउंस आ सकता है। इंडिकेटर्स भी जो है थोड़े से ओवरसोल्ड है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल 630 का एक सपोर्ट है, तो एक यहाँ पे बायस पॉजिटिव बना सकते हैं। ऊपर में जो है 680 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है टाटा टेक के लिए। अगर आप डेली चार्ट में देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। 680 अगर ये ब्रेक करता है तो ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए वेट कीजिए, 630 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रख सकता है। इमीडिएट पे 680 टारगेट रहेगा एंड उसे क्रॉस करता है तो फर्दर अप मूव देखने को मिल सकता है। दूसरा जो काउंटर इन्होंने पूछा है वो है टाटा मोटर्स
पैसेंजर व्हीकल्स, ये आज के सत्र में कहीं न कहीं एक हैमर पैटर्न बना रहा है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है एंड ओवरऑल इंडिकेटर्स भी अगर आप देखें तो कहीं न कहीं ओवरसोल्ड में पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा बाउंस बैक के लिए डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं। यहाँ पे अराउंड 330 के आसपास का सपोर्ट है। बाउंस बैक में वापस 375 380 लेवल्स आते हैं, तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा क्योंकि वहाँ पे एक बेरिश गैप है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा बेट है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा-सा जो है ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। ट्रेडिंग बाउंस के लिए डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही स्टॉक्स पर आपको लेवल्स बता दिए हैं। वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी यहाँ पर आप बनाकर चल सकते हैं टाटा टेक पर। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त लाइव कॉलर हमारे साथ दिशा जुड़ रही है। हाय दिशा, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रही है आप और क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। मैम मैं आगरा से बात कर रही हूँ। क्या सवाल है अपना? मैम एक तो पारादीप फॉस्फेट है हमारे पास 1500 शेयर एट 181 एंड बैंक ऑफ इंडिया 4500 शेयर एट 124.50। एक बार फिर से आप रिपीट करेंगी? क्या पारादीप फॉस्फेट्स के कितने शेयर्स हैं आपके पास? मैम पारादीप फॉस्फेट 1500 शेयर, ओके, 1500 एट 181। बैंक ऑफ इंडिया 4500 शेयर एट 124। ठीक है। राजेश, हमारे साथ ये लाइव कॉलर जुड़ी है दिशा आगरा से। इनके पास पारादीप फॉस्फेट्स के करीब 1500 के शेयर्स है और इन्होंने एक और बोला है बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स है इनके पास। दोनों पर ही ये राय चाहती है। 1500 की क्वांटिटी में इन्होंने खरीद कर रखा है। क्या राय होगी इन्हें पारादीप फॉस्फेट्स पे? देखिए, ईयर के स्टार्ट में काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली थी, जहाँ पे स्टॉक 80 से 240 लेवल्स तक रैली किया था एंड उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि लो वॉल्यूम के साथ ब्रॉडर मार्केट के साथ प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा एक नेगेटिव जोन में है। बट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, अगर नेक्स्ट 1 ईयर के हिसाब से अगर होल्ड कर सकते हैं तो अभी फिलहाल स्टॉक जो है सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है। 145 से 140 के रेंज में गोल्डन रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई आउट परफॉर्मेंस मत एक्सपेक्ट कीजिए, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली अच्छे सपोर्ट पे है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। बाउंस बैक में वापस 185 200 लेवल्स आते हैं, तो वहाँ पे रीचेक करना होगा एंड अभी फिलहाल के लिए 140 के स्टॉप लॉस से होल्ड रख सकते हैं। इनका जो दूसरा काउंटर है वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखें तो ओवरऑल ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। आज के सत्र में भी देखें तो लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली इसमें आउट परफॉर्मेंस का व्यू है। कोई भी जो डिप आ रहा है तो 50 EMA पे सपोर्ट ले रहा है, तो एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 135 का स्टॉप लॉस रखिए। हम एक्सपेक्ट करें वापस जो प्रीवियस हाई था 150 का, तो वो रिटेस्ट हो सकता है एंड पॉसिबली उसके बाद 165 लेवल्स भी ओपन अप हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बैंक ऑफ इंडिया और पारादीप फॉस्फेट्स पर राय। आगे बढ़ते हैं और अपने लाइव कॉलर को जोड़ लेते हैं। रमेश चंद गिरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाय रमेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? रमेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, वो शायद सुन नहीं पा रहे, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। बंधन बैंक के 1100 शेयर्स है, 185 के रेट पर इन्होंने खरीदा था। करीब 1.5 साल इन्हें हो गया है इस शेयर को होल्ड करते करते, और देखिए शेयर्स भी 185 से 147 के लेवल पर आ गया है। कहीं कोई रिटर्न अच्छा नहीं दिया है। पिछले 6 महीनों में 18% की गिरावट, और 1 साल की बात करें तो यहाँ पर 10% से ज़्यादा की गिरावट है। आज देखिए हल्की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ 4000 से ज़्यादा का लॉस ये झेल रहे हैं। क्या करना चाहिए इन्हें? अब इससे ज़्यादा और गिरेगा तो एग्जिट कर ले? जी देखिए, एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है। कोई मेजर रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रहे। इनफैक्ट इसके जो पीयर्स देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक हो, AU बैंक हो या RBL बैंक हो, फेडरल बैंक हो, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। पर बंधन बैंक जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है। डेफिनेटली लास्ट वीक से एक मोमेंट देखने को मिला है 135 से 150 के
जोन में, तो यहाँ पे सलाह ये होगी कि ये जो काउंटर है कंटिन्यूस अंडर परफॉर्मेंस दे सकता है, तो इसमें से मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगा। एज कम्पेयर टू दैट इसमें से स्विच करके आप यहाँ पे जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रीफर कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आप एक और काउंटर चाहते हो तो फिर वो आरबीएल बैंक, तो आरबीएल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये दो काउंटर्स कंपैरेटिवली अच्छे लग रहे हैं एज कम्पेयर टू बंधन बैंक। लगातार कंसोलिडेट करता हुआ ये स्टॉक, लेकिन पीयर्स भी आपको बता दिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आरबीएल बैंक यहाँ पर अच्छे रिटर्न दे रहे हैं और राजेश जी ने सुझाया है, तो वहाँ आप स्विच कर सकते हैं। इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से जुड़ेंगे और अपने सवालों को शामिल करेंगे। वेलकम बैक। योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप और हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार हम आपकी क्वेरीज के जवाब दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर स्वाति जुड़ गई है। हाय स्वाति, गुड आफ्टरनून। क्या सवाल है आपका, पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा सवाल है, मेरे पास सीबीएल के 400 शेयर्स है और एट द रेट ऑफ 577, तो मेरा 2-3 महीने का नजरिया है, तो आगे मैं क्या करूं, आप गाइड कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति जी। राजेश जी, इनके पास वरुण बेवरेजेस के शेयर्स है, 400 की क्वांटिटी में है और खरीद भाव इनका 577 है। बड़ा नुकसान यहाँ पर इन्हें हो रहा है क्योंकि देखिए शेयर फिलहाल 472 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। अगले 3 से 6 महीने में क्या राय होगी इनके लिए वरुण बेवरेजेस पर? अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट के संकेत डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, बट इनका जो टाइम अवधि है वो काफ़ी शॉर्ट है, 3 से 6 महीने, तो में भी यहाँ पे ज़्यादा मेजर आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल सकता। बट अगर 1 साल का अगर ये नज़रिया रखते हैं तो स्टॉक में काफ़ी एक अच्छा बेस बन रहा है। नीचे में अगर आप देखें तो 440 के आसपास मल्टीपल बॉटम्स बने हैं और एक हायर टॉप हायर बॉटम का भी स्ट्रक्चर बन रहा है। नियर टर्म में अगर आप देखें तो 90 का जो है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो है हम 200 डीएमए को दिख रहे हैं एंड बार बार इस 200 डीएमए को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो जब ये 480 490 के लेवल्स क्रॉस करता है सस्टेन बेसिस पे तो पॉसिबली 530 540 के लिए लक्ष्य जो है देखने को मिल सकता है। बट अगर 3 से 6 महीने के हिसाब से देखें तो कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। बट अगर लॉन्ग टर्म अगर होल्ड रख सकते हैं तो 440 के आसपास का स्टॉप लॉस एंड पॉसिबली पहले 490 एंड फिर 540 के लक्ष्य जो है यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं 1 साल के हिसाब से। ठीक है, 1 साल के हिसाब से वरुण बेवरेजेस पर राजेश जी ने अपना नज़रिया बताया है, लेवल्स भी आपको सुझा दिए हैं, उन लेवल्स का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं एएमसी शेयरों में आज अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। इस तेज़ी के पीछे क्या कारण है, नए नियमों पर ब्रोकरेजेस ने क्या कहा है और साथ ही सेबी का क्या नया नियम आ रहा है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्रवतम। जी अभिषेक, बताइए। देखिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए एक्सपेंस रेशियो को लेकर, यानी कि फंड मैनेजमेंट जो चार्जेस वगैरह होते हैं उसको लेकर जो नियम थे, ड्राफ्ट नियम, ये लगभग 2 महीने पहले आ गए थे और बाजार ने काफ़ी हद तक उसके इम्पैक्ट को ना प्राइस इन कर लिया था। लेकिन जो एक्चुअल जो नियम, जो फाइनल जो रेगुलेशंस जो आए हैं उसमें पुराने ड्राफ्ट के मुकाबले थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है म्यूचुअल फंड कंपनीज को और यही वजह है कि आज हम अक्रॉस द बोर्ड सारे के सारे एएमसी स्टॉक्स में तेजी देख रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो सीमा को अब से बेस एक्सपेंस रेशियो यानी कि BER कहा जाएगा और बेस एक्सपेंस रेशियो में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हो, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हो, GST हो, स्टैम्प ड्यूटी हो, ये सारी चीजें शामिल नहीं की जाएंगी। इसका मकसद देखिए, एक तो क्लैरिटी हो जाएगी और दूसरी चीज कहीं ना कहीं जो निवेशक है उनके लिए पारदर्शिता भी यहाँ से बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि क्लोज एंडेड इक्विटी स्कीम के लिए जो बेस एक्सपेंस रेशियो है उसको 1.25% से घटाकर कर दिया गया है 1% और इंडेक्स फंड और ETF के लिए BR को 1% से घटाकर 0.9% कर दिया गया है। तो ये ड्राफ्ट के मुकाबले
अब जो है प्रस्ताव में संशोधन के बाद थोड़ी राहत मिली है। लिक्विड स्कीम में निवेश वाले फंड ऑफ फंड्स के लिए जो BER होगा वो 0.9% का होगा। आपको यह भी बता दें कि जो TER है यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो है या आपके म्यूचुअल फंड में निवेश पर जो भी टोटल जो खर्चे होते हैं उसमें BER, ब्रोकरेज और स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी लेवीज भी उसमें शामिल किए जाएंगे। जो राहत मिली है म्यूचुअल फंड्स के लिए वो मिली है ब्रोकरेज फीस में भी, और हम देख रहे हैं कि जो कैश ट्रांजैक्शन पर ब्रोकरेज जो लगेगा वो 6 बेसिस पॉइंट का, और F&O ट्रांजैक्शन पर जो ब्रोकरेज फीस लगेगी वो होगी 2 बेसिस पॉइंट की। अभी तक जो ये फीस लगती रही है 12 बेसिस पॉइंट के आसपास की रही है, तो एक राहत इसमें है। इस पर ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू भी आया है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि AMCs पर 3 से 3.5 बेसिस पॉइंट का असर पड़ सकता है, लेकिन 60 से 70% इसका जो इंपैक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पास ऑन होने की संभावना है, जिससे जो नेट इंपैक्ट होगा 1 से 1.5 बेसिस पॉइंट के आसपास का रह जाएगा। जेफरीज ने भी कहा है कि प्रस्तावित जो पहले जो नियम थे उसके मुकाबले नए नियमों में राहत है और इक्विटी AUM पर 3 से 5 बेसिस पॉइंट का असर पड़ सकता है। CLSA का भी कमेंट आया है। CLSA ने कहा है कि AMC कंपनीज की अर्निंग्स के लिहाज से अगर इस नियम को देखेंगे तो ये काफी ज्यादा न्यूट्रल है और कंपनीज के अर्निंग्स पर, रेवेन्यूज पर उसे 2 से 3 बेसिस पॉइंट तक का असर पड़ सकता है। तो ब्रोकरेजेस को लगता है कि न्यूट्रल है। बाजार इस पर पहले रिएक्शन दे चुका था स्टॉक्स में, और अब जो नियम आए हैं पहले के मुकाबले थोड़ी सी राहत आई है ड्राफ्ट के मुकाबले, उसके चलते आज हम शेयर में अच्छा खासा एक्शन बनते देख रहे हैं। बात अभिषेक, इस पूरी जानकारी के लिए काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और अब हमारे मार्केट एक्सपर्ट पर से भी इस पर राय ले लेते हैं। राजेश जी, देखिए अच्छा उछाल AMC शेयरों में यहाँ पर दिख रहा है। जो सेबी की कल बोर्ड बैठक हुई थी उसमें एक्सपेंस रेशियो पर संशोधित नियम यहाँ पर लागू किए हैं, जिसके चलते थोड़ी राहत यहाँ पर AMC शेयर्स को मिली है। HDFC AMC को देखिए करीब 6% से ज़्यादा का उछाल है यहाँ पर। निपन लाइफ में भी करीब 4% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको सेबी के इस संशोधित नियम के बाद किस तरह का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, और आपका क्या एनालिसिस है AMC शेयरों पर? जी देखिए, डेफिनेटली काफ़ी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आज प्राइजेस जो है ट्रेड कर रहे हैं। HDFC हो, UTI हो, निप्पॉन हो या फिर नुआमा हो, तो सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है। इस स्पेस में हमें निप्पॉन और HDFC AMC काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप निप्पॉन का अगर चार्ट देखें तो एक राउंडिंग बॉटम का एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, और एक बुलिश गैप भी आज के सत्र में देखने को मिल रहा है, और पॉसिबली यहाँ से स्टॉक जो है 1000 लेवल्स तक जो है फर्दर रैली देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप HDFC AMC को देखें तो 200 DMA के आसपास जो है एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। आज काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट है, और RSI भी जो है 60 को क्रॉस करा है। तो HDFC AMC में भी एक पॉजिटिव बायस है। पॉसिबली यहाँ से स्टॉक जो है 2850 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आज को जो बुलिश गैप रह गया अराउंड 2600 के आसपास, तो वो एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा, कोई भी डिप आता है तो। यहाँ पर आपको HDFC AMC और निपन लाइफ यहाँ पर पसंद आ रहा है। ये थी आपकी AMC शेयरों पर राय। चलिए फिर से हमारे कॉलर्स का रुख करते हैं, और YouTube से हमारे पास सागर शरण का सवाल आया है। दीपक फर्टिलाइजर पर इनका सवाल है। 1000 की क्वांटिटी में इनके पास शेयर है और 600 की इनकी बाइंग है। दीपक फर्ट करीब आज के डेज लो पर कारोबार करता हुआ, और करीब देखिए यहाँ पर लगातार इस शेयर में गिरावट नजर आ रही है। दीपक पर आपकी क्या राय होगी, क्योंकि 600 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी कर दी थी और 1200 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। इन्हें अच्छा मुनाफा यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए अब इन्हें? जी देखिए, अच्छी बात है कि ये प्रॉफिट में है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखें तो इस स्टॉक का डाउन है, एंड अभी भी कोई मेजर स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट फर्दर वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सलाह दूंगा कि एक बार यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एंड एज कम्पेयर टू दैट स्विच कर सकते हैं दूसरे केमिकल स्पेस में से। UPL काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एंड उस ब्रेकआउट के आसपास अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से स्पेस शिफ्ट करें,
यूपीएल अच्छा लग रहा है। नीचे में अगर आप देखें तो 725 के आसपास का एक सपोर्ट है एंड हम एक्सपेक्ट करें कि पॉसिबली यूपीएल जो है 850 to 900 एंड एक 6 मंथ्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, दीपक फर्टिलाइजर पर यहाँ आपने अपने लेवल्स भी सुझा दिए हैं और राय भी दे दी है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपनी राय रखने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। शुक्रिया। चलिए, अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। यहाँ पर देखिए, कुणाल परार ने ऑप्शंस के चैंपियन पर अपनी राय दी है। उन्होंने इन्फोसिस पर यहाँ पर राय रखी है 1620 के आसपास आपको इसे खरीद कर चलना है। 22 के प्रीमियम के साथ आप खरीद सकते हैं। SL11 का टारगेट यहाँ पर 31 तक के मिल सकते हैं। और मैक्सिमम लॉस देखिए यहाँ पर 4450 का और अधिकतम मुनाफा 9160 का आपको मिल सकता है। लगातार हमारी स्क्रीन पर इन्फोसिस की यहाँ पर कुणाल परार जी की ऑप्शन रणनीति फ्लैश हो रही है, लेकिन इसी के साथ सेबी का एक डिस्क्लोजर भी आपको बता देते हैं, क्योंकि सेबी का जो कहना है 100 में से 90 लोगों को यहाँ पर नुकसान होता है एफएनओ में। एफएनओ ट्रेडर्स औसतन 1 लाख तक का नुकसान यहाँ झेल सकते हैं। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शंस के रूप में देना होता है और मुनाफा होने पर भी 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो सेबी के डिस्क्लोजर का ध्यान रखिए और कोई भी कॉल लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले। इसी के साथ योर स्टॉक्स को हम यहीं समाप्त करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइए। स्वदेश पर इक्विटी बाजार का पूरा अपडेट ऐसे ही जारी रहेगा। हमारा अगला शो है स्टॉक्स फटाफट।